नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें हम देखेंगे नियुक्तियां, पुरस्कार, दिवस, खेल, आर्थिक, पुस्तकें व लेखक से संबंधित प्रश्नों को। इसमें 9 जुलाई से 15 जुलाई तक के प्रश्नों को कवर किया गया है। तो साथियों, ये वीडियो जो है वो अब देरी से आ रही है, तो इसके लिए हमें खेद है। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए पहला प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, के राजा रमन। तो केंद्र सरकार ने दूरसंचार सचिव के राजा रमन को IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह अजयंती श्रीनिवास का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें IFSCA के बारे में तो इसका गठन होता है अप्रैल 2020 को। मुख्यालय इसका गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। अगला प्रश्न है, ICAR की अनुसंधान समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीरज प्रभाकर। तो बी नीरज प्रभाकर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति यानी RAC के अध्यक्ष बने हैं, तो जो इस पद पर अगले 3 साल तक कार्यरत रहेंगी। ठीक है। अगर हम बात करें ICAR की तो इसका स्थापना होती है 16 जुलाई 1929 को। इसकी जो अवस्थिति अगर आप मुझसे पूछ लिया है कि ICAR कहाँ पे है, तो यह है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक हैं हिमांशु पाठक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, AP शाही। तो जस्टिस AP शाही को NDRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अगले 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। अगर हम बात करें NCDRC के तो इसकी स्थापना जो होती है वह 1988 में होती है। किसके द्वारा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेओ कुमार सिंह। तो जस्टिस सेओ कुमार सिंह को NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वह नियुक्त किया गया है। उन्हें आदर्श कुमार गोपाल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें NGT की तो इसकी स्थापना होती है 10 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद यानी OCA के अध्यक्ष के रूप में शेख तलाल फहद अल सबा को नियुक्त किया गया है। वह किस देश के हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुवैत के हैं। तो जो शेख तलाल फहद अल सबा हैं ये कुवैत के हैं, जिन्हें OCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें OCA की तो इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1982 को। मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है और इसके सदस्य देश की अगर हम बात करें, सदस्य समितियों की बात करें तो इसके सदस्य समितियां हैं 45। ठीक है। अगला प्रश्न है, ITC लिमिटेड के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संजीव पुरी। तो इंडियन टोबैको कंपनी यानी कि ITC लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में संजीव पुरी को अगले 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 22 जुलाई 2023 से शुरू होगा। अगर हम बात करें ITC यानी इंडियन टोबैको कंपनी की तो इसकी स्थापना होती है 24 अगस्त 1910 को और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, IIT की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रीति अगलायम। तो IIT मद्रास द्वारा घोषणा की गई है कि देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो कि IIT जंजीबार की पहली निदेशक प्रीति अगलायम होंगी। ज्ञात हो कि भारत के बाहर पहला IIT परिसर जो है वह जंजीबार तंजानिया में बन रहा है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारत का पहला जो IIT परिसर है विदेश में कहाँ पे है? तो ये जंजीबार तंजानिया में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शौकत मिर्जियोयेव को चुना गया है। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की तो इसकी राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम। अगला प्रश्न है, SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिजीत चक्रवर्ती। तो देश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के MD एंड CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को अगले 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें SBI की तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। अगला प्रश्न है, एसोचैम बिजनेस एक्सीडेंटल अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम।
तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC को एसोचैम बिजनेस एक्सीडेंटल अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें NMDC की, तो इसकी स्थापना 1958 को होती है, मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके अध्यक्ष हैं सुमित देव। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक तथा रोहित तिलक ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। तो पीएम मोदी को इस पुरस्कार के लिए उनके असाधारण नेतृत्व व नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना बढ़ाने में उनके प्रयासों के लिए चुना गया है। पीएम मोदी इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता होंगे। उन्हें लोकमान्य तिलक की 123वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है, तो अच्छे से याद रखिएगा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में होती है। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की नगद राशि तथा एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पेरिस में प्रेसिडेंट पैलेस में 13 जुलाई 2023 को वह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। किसके द्वारा? इमैनुअल मैक्रो द्वारा। ठीक है, पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर की सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो ग्लोबल फायर की सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। वहीं अपना देश भारत जो है वह चौथे स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें सबसे शक्तिशाली सेनाओं वाले शीर्ष 10 देश की, तो इसमें पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन, चौथे नंबर पर है अपना देश भारत। वहीं 5वें नंबर पर ब्रिटेन है, 6वें पर दक्षिण कोरिया, 7वें पर पाकिस्तान है, 8वें पर जापान और 9वें पर फ्रांस। वहीं 10वें स्थान पर है इटली। तो साथियों, ये 10 जो देश हैं शीर्ष, इसे अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किस देश द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील। तो वर्ष 2024 में ब्राजील G20 ग्रुप की अध्यक्षता करेगा। अगर हम बात करें इस वर्ष अध्यक्षता कौन कर रहा है यानी वर्ष 2023 में, तो सभी को पता होगा कि भारत जो है वह वर्ष 2023 में G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। अगर हम बात करें G20 की, तो इसकी स्थापना होती है सितंबर 1999 में। इसके सदस्य देश हैं 20। तो इसमें कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, रूस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ है। देखिए, अगर वर्तमान अध्यक्ष जैसा कि मैं बता चुका हूं, तो कौन है इस समय? भारत है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं जो G20 के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले साथियों आपको बता दूं कि हमारी टीम काफी समय से करंट अफेयर मेंबरशिप प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत आप प्राप्त कर सकते हैं डेली करंट अफेयर, वो भी व्याख्या सहित, और इसमें मंथली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है और बहुत सारी जो ई बुक्स हैं उन पर छूट दी जाती है। और आपको बता दूं कि जून माह की जो करंट अफेयर है वो वेबसाइट पर उपलब्ध हो चुकी है, जिसे आप ले सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और करंट अफेयर मेंबर से संबंधित आपको अधिक जानकारी के लिए लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और दिए गए मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केन्या में। तो नैरोबी केन्या में इस सम्मेलन का आयोजन 30 से 31 अगस्त 2023 के दौरान होगा। अगर हम बात करें केन्या की, तो राजधानी नैरोबी है, राष्ट्रपति हैं जो वो है विलियम रूटो, और यहाँ की मुद्रा अगर आपसे पूछ ली जाए तो बताएंगे कीनियन शिलिंग। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अर्बन 20 यानी U20 मेरल शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर में अध्यक्ष शहर अहमदाबाद द्वारा U20 मेरल शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 से 8 जुलाई 2023 के दौरान किया गया। अगर हम बात कर लें G20 की, जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूं, तो इसकी स्थापना होती है 1999 में। सदस्य देश 20 हैं, जिसमें 19 देश हैं और प्लस एक यूरोपीय संघ है। और वर्तमान अध्यक्ष अगर हम बात करें तो ये तो सभी को पता ही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व हिंदू सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बैंकॉक। तो नवंबर 2023 के दौरान विश्व हिंदू सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन बैंकॉक में होगा। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तथा मां अमृतानंदमयी के साथ साथ दुनिया भर के हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथियों, ये सम्मेलन जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। तो 11 जुलाई 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया गया है जो निम्न है। देखिए, कुछ जो इंपोर्टेंट दरें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप डिटेल्स में वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो बिना पके बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक जो पिछली दर थी इसकी 18% थी, इसे कम करके अभी 5% कर दिया गया है। भाई अगर मछली घुलनशील पेस्ट की बात करें तो इसकी पिछली दर 18% थी, जो वर्तमान दर अब है 5%। इमिटेशन जरी धागा तो इसकी पहले जो जीएसटी दर थी वह 12% थी, अभी वर्तमान में 5% कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें सिनेमा घरों में बिकने वाले खाद्य पदार्थ की, इसमें पहले जो जीएसटी लगता था वह 18% लगता था, अभी आपका ये 5% लगेगा। और ऑनलाइन गेमिंग जो है इसकी जो जीएसटी दर है, पिछली दर यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, जो वर्तमान दर है वह 28% कर दी गई है। तो साथियों, ये जो महत्वपूर्ण दरें हैं इन्हें याद कर लीजिएगा, आगे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? तो सही उत्तर होगा जिनेवा, यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें रोबोट से जो पत्रकार थे उन्होंने सवाल पूछे और उसने उसके जवाब भी दिए। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो का आयोजन कहां होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन 22 से 24 जुलाई के दौरान होगा। इसका आयोजन टेम्पल कनेक्ट इंडिया द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत। तो भारत द्वारा 20 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाले पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। इसका आयोजन अगर आपसे पूछ ले तो इसका आयोजन जो है वह नई दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। वहीं लैंडो नॉरिस ने दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं तीसरे स्थान पर आपके हैं लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य सेन ने चीन के लीसी फेंग को हराकर यह खिताब जीता है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन 4 से 9 जुलाई तक कैलगरी कनाडा में हुआ था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन तथा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को हराया है? साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा डी गुकेश। तो लक्ष्य सेन ने यहाँ पर जो इसका थोड़ा ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है वह गलत किया हुआ है। तो यहाँ पर तीसरी लाइन से हम लोग पढ़ते हैं, डी गुकेश ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज को एशिया 2023 टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में विश्वनाथ आनंद को हराया है। डी गुकेश भारत के 60वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जो वर्ष 2019 में 12.5 वर्ष की उम्र यानी 12.5 वर्ष की उम्र में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्वनाथ आनंद पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने 1991-92 में, तथा भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। साथ ही ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका नाम जो है वो याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद यानी विश्वनाथन आनंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा किसे जून 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बानिंदु हसरंगा। तो आईसीसी द्वारा जून 2023 माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में श्रीलंका के स्पिनर बानिंदु हसरंगा को चुना गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा किसे जून 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एशले गार्डनर। तो आईसीसी द्वारा जून 2023 माह के लिए आईसीसी
महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर को चुना गया है। देखिए साथियों, आपसे पूछ लिया जाए आईसीसी के बारे में तो इसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में है और इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में है वह ग्रेग बार्कले हैं। अगर आपसे पूछ ले बीसीसीआई के बारे में तो इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1928 को, मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो बताएंगे रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। तो भारतीय टीम आयरलैंड के लिमरिक में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कुल 11 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रही है। भारत ने 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया 10 पदक जीतकर, जिसमें 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक हैं, जीतकर शीर्ष स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पार्थ सालुंखे। तो महाराष्ट्र के पार्थ सालुंखे विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगवान हनुमान को। तो थाईलैंड में आयोजित होने वाले एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में भगवान हनुमान को घोषित किया गया। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वह 12 से 16 जुलाई 2023 तक किया गया। अगर अब आपसे पूछ ले थाईलैंड के बारे में, राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है थाई बात। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा अमा पोखरी योजना को शुरू किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा अमा पोखरी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के लिए 120 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया है। यह जो योजना है वह एक छोटी बचत योजना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात सरकार द्वारा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछ ले गुजरात राज्य के बारे में, जिसकी राजधानी गांधीनगर में है, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटें 182 हैं। कुल जिले आपसे पूछ ली जाए तो यह है 33। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा विधुर और अविवाहितों के लिए मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के कम आयु वाले अविवाहितों के लिए 2750 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई है। जिन लोगों की वार्षिक आय 1.80 लाख यानी 1,80,000 से कम है वह पेंशन के लिए पात्र होंगे तथा 60 से 40 वर्ष आयु वर्ग के विधुरों को जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है वह पेंशन के लिए पात्र हैं, उन्हें भी 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। साथियों, ये वीडियो जरा सा भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2075 तक। तो इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत वर्ष 2075 तक अमेरिका, जापान, जर्मनी को पछाड़कर चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 5 देश अगर आप देखें तो अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पर जर्मनी है और 5वें नंबर पे अपना भारत आता है। अगला प्रश्न है, जून 2023 के दौरान भारत में खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4.81%। जून 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर पिछले 3 माह के उच्च स्तर 4.81% पर रही है, जो मई
2023 के दौरान 4.31% पर थी। खुदरा महंगाई बढ़ने का कारण खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर, दूध जैसी वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें हैं। तो खुदरा महंगाई दर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ द्वारा जारी की जाती है, जबकि थोक महंगाई दर उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग यानी सीडीपीआईआईटी द्वारा जारी की जाती है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन हाल ही में किस देश में किया गया? तो सही उत्तर होगा रूस में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह तथा रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर द्वारा रूस की राजधानी मॉस्को में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आय में विदेशी आम का विदेशी व्यापार बढ़ाना है। ठीक है, तो रूस के बारे में अगर हम देखें तो इसकी राजधानी मॉस्को है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ की मुद्रा जो है वह रूसी रूबल है। अगला प्रश्न है, केर पूजा महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा में। तो केर पूजा महोत्सव का आयोजन हाल ही में त्रिपुरा राज्य में किया गया। यह त्रिपुरा के आदिवासियों का एक पारंपरिक त्योहार है। अगर आपसे त्रिपुरा राज्य के बारे में पूछ ले तो राजधानी अगरतला में है, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और वहीं मुख्यमंत्री त्रिपुरा के हैं माणिक साहा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए LBM 3 द्वारा। ठीक है, तो इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LBM 3 रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। साथियों चंद्रयान 3 जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी जो डिटेल्स है वह हमने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी है, तो वहां से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, माई मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी सज्जन कुमार और सुधा बाई द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनीता भरत साहा द्वारा। अगला प्रश्न है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 77 नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिषेक चौधरी। तो अभिषेक चौधरी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक नई जीवनी वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 77 नामक पुस्तक को लिखा गया है। इसमें वाजपेयी जी के 1924 से 1977 तक के जीवन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द एंसेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद मनकारा द्वारा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का 100% बीमाकृत होने वाला पहला गांव कौन सा बना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुखरा। तो तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले का मुखरा गांव 100% बीमाकृत होने वाला पहला गांव बन गया है। इस गांव में प्रत्येक व्यक्ति का बीमा है। ठीक है, अगर हम बात करें तेलंगाना राज्य की तो राजधानी सभी को पता होगी हैदराबाद में है, राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीन। तो चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करना है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष कार्यक्रमों और वित्त तथा ऊर्जा जैसे उद्योगों में किया जाएगा। अगर हम बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और यहाँ की मुद्रा है रेमनबी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के पहले तथा देश के 36वें उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी FTO को DGCA द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्रेड्स द्वारा। थ्रेड्स जो है वह लॉन्च किया गया है। कौन सा? थ्रेड। ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैतृक कंपनी मेटा द्वारा थ्रेड्स नामक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया गया है। इसे भारत सहित 100 देशों में लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें मेटा की तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी अमेरिका में और इसके CEO जो हैं वह मार्क जुगरबर्ग हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को निपटाने में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पहले स्थान पर रहा है तथा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं तीसरे स्थान पर जो है वह आपका पुदुचेरी रहा है।
तो महिलाओं के खिलाफ अपराध को सुलझाने में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, यानी बिहार जो है वह सबसे नीचे रहा है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड ने किस तिथि को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 जुलाई 2023 को। तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, जिसे नाबार्ड बोलते हैं, ने 12 जुलाई 2023 को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर एक वेबिनार भी आयोजित किया गया। अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड एक राष्ट्रीय बैंक है जो भारत में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय तथा विकासात्मक सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो है वह साजी केबी हैं। अगला प्रश्न है, 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। तो संयुक्त अरब अमीरात में 2 से 11 जुलाई 2023 तक आयोजित 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्र टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारत के साथ ही सिंगापुर भी 4 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं चीन, ताइपे तथा भविष्य के ओलंपिक प्रतिनिधि मंडल ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र में। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के सोनभद्र में एनटीपीसी के साथ 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनकी क्षमता 800 मेगावाट होगी, जिनका उद्देश्य बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना व सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। इन बिजली संयंत्रों के निर्माण में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे उच्च दक्षता और कोयले की खपत कम होगी। अगर हम बात करें एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना होती है 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु सिफारिश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा द्वारा। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कुई भाषा को उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के अविनाश ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पेरू। तो पेरू में स्थित अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके बाद 6 जुलाई 2023 को आसपास के क्षेत्रों में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो अगर हम बात करें, पेरू की राजधानी लीमा है और मुद्रा यहाँ की है पेरुवाई न्यूवो सोल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डिना बोलुआर्ड। अगला प्रश्न है, किस राज्य के न्यूज चैनल ने एक एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ओडिशा ने। तो ओडिशा में एक निजी समाचार चैनल है जो उसका नाम है ओडिशा टीवी। इसने एआई आधारित न्यूज एंकर को लॉन्च किया है, जिसका नाम लीसा रखा गया है। अगर हम बात करें ओडिशा की, इसकी राजधानी भुवनेश्वर में है। राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को पेरिस पहुंचे, जहां फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो फ्रांस द्वारा 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड आयोजित की गई थी, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अगर हम बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा यहाँ की है यूरो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा फ्रांस के कितने लड़ाकू विमान राफेल एम खरीदने की मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 26। तो भारतीय वायुसेना के लिए भारत सरकार ने 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 जुलाई को। तो जनसंख्या चुनौतियों से जुड़ी व परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को 1990 में मनाया गया। अगर आपसे थीम पूछ ले, देखिए बहुत लंबी चौड़ी इसकी थीम है, फिर भी याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत इसे, ठीक है। तो थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 10 जुलाई को। तो मत्स्य किसानों के योगदान का सम्मान करने के उद्देश्य से
प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा साथियों भाई 11 जुलाई होगा। ठीक है, 11 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 जुलाई को। तो पाकिस्तानी युवा कार्यकर्ता व वकील मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने महिला शिक्षा पर प्रकाश डाला है और उसे आवश्यक बताया है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 2013 में मनाया गया था। मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र यानी 17 वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ष 2014 में सम्मानित किया गया था। साथ ही जो नीचे वाली लाइन है ना, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पेपर बैग दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 13 जुलाई को। तो पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2017 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 जुलाई को। तो युवा कौशल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 की 23 की थीम आपसे अगर पूछ ले तो इसकी थीम है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। साथ ही वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष 2023 की थीम है। ठीक है, पहली बार यह दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जुलाई को। तो प्लास्टिक सर्जरी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस तो वर्ष 2021 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, के.एम. वासुदेवन नंबूदरी का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह एक चित्रकार थे। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतने प्रश्न थे जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो संबंधी आपका कोई भी सुझाव है तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और हमारी कई सारी ई बुक्स जो हैं वो लॉन्च की जा चुकी हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, सामान्य अध्ययन, जर्नल साइंस और करंट अफेयर ई बुक्स। ठीक है, तो इन्हें आप वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है भाई हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अधिक जानकारी अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।